हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस वीडियो से हम इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इग्नू के 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें कि आप सभी को पता है कि आपका जो इग्नू का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये 7 जैन को कंडक्ट करवाया जा रहा है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। 31 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फिल करना है, जो कि ऑनलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी आपकी 1000 रुपीज़ होने वाली है। तो ये इन डिटेल आपको वीडियो भी देखने मिलेगा हमारा, एज वेल एज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पर डिटेल में वीडियो भी हमारे डेली हम आपको अपलोड फॉर्म में हम आपको डेली वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो। और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने के लिए जैसे पीडीएफ एमसीक्यूज वगैरह, रिविजन क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स में प्रीवियस ईयर और क्वेश्चंस और थ्योरी एमसीक्यूज क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इन सब के लिए आपको हमारे कोर्स को आपको परचेस करना होगा। कोर्स जैसे कि आपका पेपर 1 कोर्स होता है, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें शॉर्ट नोट्स होते हैं जो कि आपके इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी हमने हमारे नोट्स में कवर कर रखा है। मॉक टेस्ट है, रिविजन पीडीएफ है, और एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले आपको रिविजन सेशन भी देखने मिलेगा। तो काफ़ी सारा हम आपको पेपर 1 के लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे डायरेक्टली ऐप पर भी विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस सकते हो। नीचे हमारे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं। डायरेक्टली विजिट कर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप पर हमारे कुछ डेमो सेशंस भी आपको देखने मिल जाएगा, जिससे कि आप इजीली उन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो हम देख लेते हैं एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले फॉर योर पेपर 1 जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन पीडीएफ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद अ लिमिटेड फी एंड 100% पासिंग गारंटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस ईयर इग्नू के 2024 सेशन के लिए 50% वेटेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और 40% वेटेज रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया गया है फॉर योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू एज वेल एज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। हर एक क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस वगैरह हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। डेली हमारे लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। सो नोट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इंटरव्यू में भी हम आपको सारी चीज़ें क्वेश्चंस यहाँ पर नोट्स में हम आपको बता रखते हैं। तो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करें विद लिमिटेड फी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर हमारे ऐप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमको फुल सिलेबस नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर 2 एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का हम यहाँ पर आपको एमसीक्यूज नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए अगेन आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप पर विजिट कर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। Dash is a preferred sampling method for the population with finite size. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी सैम्पलिंग मेथड है जिसमें आप आपकी जो पॉपुलेशन में से जिन जिन मेंबर्स को सिलेक्ट करने वाले आपका जो सैंपल है उसे कुछ ना कुछ फाइनाइट साइज है, मतलब कुछ साइज डिसाइड कर लेते हो कि इतने मेंबर्स में सिलेक्ट कर लूंगी, इतने मेंबर्स को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सो वो कौन सी सैम्पलिंग मेथड है, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एरिया सैम्पलिंग। एरिया सैम्पलिंग क्या होता है, किसी भी एरिया का, ये ज्योग्राफिकल रिसर्च में ज्यादातर यूज करा जाता है एरिया सैम्पलिंग। किसी भी एरिया के कौन कौन से एरिया पर आप स्टडी करने वाले हो। तो यहाँ पर एरिया से रिलेटेड हमें कुछ गिवन नहीं है, हमें पॉपुलेशन से रिलेटेड है, पॉपुलेशन में से जो मेंबर्स आप सिलेक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, जब आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत लार्ज अमाउंट में पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो, और उसी ग्रुप्स को, पूरा ग्रुप को, एक ग्रुप को लेकर आप उस पर रिसर्च करते हो। तो यहाँ पर ग्रुप के बारे में भी हमें नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी, पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है, ये जिसमें आप आपके पर्पस, आपके जजमेंट, आपकी कन्वीनियंस की बेसिस पर से पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। यहाँ पर आप साइज नहीं डिसाइड करते, आपको लगता है कि मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है तो मैं इस पर्सन को ले लूंगा, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है तो मैं इस पर्सन को ले लूंगा, मुझे इस पर्सन से डेटा मिल सकता है तो मैं इसको ले लूंगा, इससे नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ और पर्सन के पास मूव करूंगा। यहाँ पर आपको डिसाइड नहीं करते हो, तो पर्पसिव सैम्पलिंग भी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। यस, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप डिसाइड कर लेते हो कि आप पॉपुलेशन में से कितने मेंबर्स को ले लोगे। एक फाइनाइट साइज रहते हैं आपके सैंपल की, जैसे
मान लीजिए इस डायग्राम में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप पहले क्या करते हो, एक पॉइंट सिलेक्ट करते हो रैंडमली, एक पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। ये एक रूल होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में, क्या करते हैं रिसर्चर एक रैंडमली एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। रिसर्चर ने जो मेंबर को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया वो सेकेंड पोजिशन पर वो मेंबर था। अब रिसर्चर ने क्या डिसाइड करा कि मैं हर तीसरे मेंबर्स को अपने पॉपुलेशन में से सिलेक्ट कर लूंगा। सो रिसर्चर ने यहाँ पर क्या किया, 1 2 और ये तीसरे मेंबर को सिलेक्ट कर लिया, फिर से 1 2 ये थर्ड वाले मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया, देन 1 2 एंड अगेन थर्ड। तो इस तरीके से रिसर्चर ने 12 पॉपुलेशन में से 4 लोगों को सिलेक्ट कर लिया और ये उनका सैंपल बन गया जिन पर रिसर्चर अपनी स्टडी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर एक फाइनाइट साइज लिया रिसर्चर ने कि मैं अपनी पॉपुलेशन में से इतने इतने जो नंबर पे लोग आएंगे उन्हीं को सिलेक्ट कर लूंगा और उन पर मैं रिसर्च परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से अब जब एक फाइनाइट साइज ले लेते हो पॉपुलेशन में से मेंबर्स का, तो उस सैंपल को आप क्या कहोगे, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट, द डेटा ऑफ रिसर्च इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च में आपका जो भी डेटा होता है वो कौन से टाइप का होता है, क्या वो क्वालिटेटिव होता है या फिर क्वांटिटेटिव होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो रिसर्च में आपका दोनों भी टाइप का डेटा होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो किस तरीके से आपके रिसर्च में डेटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होता है, जैसे मान लीजिए किसी फिल्म के रिव्यूज पर मुझे डेटा कलेक्ट करना है, उस फिल्म के बारे में मुझे एनालिसिस करना है वो फिल्म कैसी थी, तो मैं लोगों से रिस्पॉन्स लूंगी। तो मुझे जो रिस्पॉन्स मिलेंगे दोनों भी टाइप के मिलेंगे, क्वालिटेटिव भी मिलेगा मुझे रिस्पॉन्स और क्वांटिटेटिव भी मिलेगा। क्वालिटेटिव किस तरीके से मिलेगा, मैं पूछूंगी कि उनको फिल्म की क्लैरिटी कैसी थी, तो वो यस नो टाइप में नहीं आंसर करेंगे, वो कहेंगे कि वो क्लैरिटी ऐसी थी, क्लैरिटी और अच्छी हो सकती, पिक्सल रेट क्या था, पिक्सल और अच्छा हो सकता था जिसकी वजह से क्लैरिटी और अच्छी हो सकती थी, एक्टर्स की एक्टिंग कैसी है, एक्टर की एक्टिंग कैसी है। सो यहाँ पर आपको जो भी डेटा मिलेगा ये वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलेगा। आपको यस नो टाइप में और आपको टिक मार्क कुछ नहीं करना है, आपको यस वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है, डेटा मिलता है, वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है, इसलिए इस केस में आपको क्वालिटेटिव डेटा मिलेगा। मेरा क्वांटिटेटिव क्या हो सकता है, जैसे कोई फिल्म है उसको रेटिंग करना है आपको, तो आउट ऑफ 5 स्टार्स में से 5 स्टार में तो आप रेटिंग करते हो, अब कितने स्टार दोगे इस पर्टिकुलर फिल्म को, 4 स्टार 5 स्टार। सो ये आप बस स्टार दे रहे हो, आप यहाँ पर नंबर्स में काउंट कर रहे हो। आप ऐसा बोलोगे कि 70% लोगों ने इस फिल्म को लाइक करा है, इस फिल्म को 70% लोगों ने 5 स्टार्स दिया है। सब यहाँ पर आपको जो डेटा मिल रहा है ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है। सो फिल्म के आप रिव्यूज ले रहे हो तो आपको रिसर्च में दोनों भी टाइप का डेटा मिल सकता है, क्वालिटेटिव भी मिलता है और क्वांटिटेटिव भी मिलता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन रैंडम सैम्पलिंग, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं। अब रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर्स है, आपके जितने भी मेंबर्स है, आप उन मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे, आप किस तरीके से भी रैंडमली सिलेक्ट करोगे और ये आपका सैंपल्स बन जाएंगे। अब जितने भी लोगों को आपने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया वो आपका सैंपल बन जाएंगे। तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आप किस तरीके से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, रिसर्चर यूजेस हिज जजमेंट एंड एक्सपीरियंस। यहाँ पर रिसर्चर अपने जजमेंट और एक्सपीरियंस यूज नहीं कर सकते क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट करना है। रैंडमली सिलेक्ट करने में रिसर्चर को पता नहीं है वो पर्सन कौन है, वो कहाँ से पर्सन है, वो तो बस रैंडमली किसी भी पर्सन को चूज कर सकते हैं, इसको रैंडमली किसको भी चूज कर सकते हैं रैंडमली। तो यहाँ पर रिसर्च अपने जजमेंट नहीं लगा सकते कि मैं इसी को चूज करूंगा, कि मुझे लगता है कि मुझे इससे इस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं उससे ही उस पर्सन को ही ले लूंगा अपने सैंपल में, ऐसा नहीं होता है रैंडम सैम्पलिंग में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड मे बी 0। नहीं, बल्कि रैंडम सैम्पलिंग में हर एक मेंबर का चांस इक्वल होता है क्योंकि रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं रिसर्चर यहाँ पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, तो कोई भी मेंबर्स के चांस हो सकता है सिलेक्ट होने का। पहले मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगी, पर अगर फिर से अगर रिसर्चर रैंडम वे से सिलेक्ट करे तो कोई और भी मेंबर्स में, मतलब अगर आप रैंडम वे से आपकी पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो तो हर एक मेंबर्स के चांस सिलेक्ट होने का चांस इक्वल होता है, 0 नहीं होगा यहाँ पर। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में मेंबर्स के सिलेक्ट होने का चांस 0 होता है लेकिन रैंडम में नहीं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस।
यस, ये ऑप्शन करेक्ट है। रैंडम सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने बायसेस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट नहीं कर सकता। रिसर्चर ये नहीं देख सकता कि मुझे लगता है इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं उसी को लूंगा, मुझे इस पर्सन से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है तो मैं इसी पर्सन को लूंगा। रिसर्चर रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि रिसर्चर किस भी पर्सन को ले रहे हैं, सो रिसर्चर का बायस नहीं होता है। रैंडम सैम्पलिंग फ्री फ्रॉम बायस होते हैं क्योंकि रैंडमली सेलेक्ट करे जाते हैं, तो हर एक मेंबर्स का चांस हो जाता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी इज मोस्ट सिंपली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिलायबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन क्या होंगे, रिलायबिलिटी को हम सिंपल वे में क्या कहते हैं। सो रिलायबिलिटी याद रखिए, रिलायबिलिटी रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो बार बार और आपको सेम वैल्यूज मिले और सेम आपको हर बार टेस्ट करने के बाद आपको सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं, सो उस वे में आप कहोगे कि आपके जो रिजल्ट है वो रिलायबल है। मतलब मान लीजिए एक मेरा वेट है एक्चुअल में 60 केजीज, ओके 60 केजीज एक्चुअल में वेट है, लेकिन आप वेइंग मशीन में वेट कर रहे हो और हर बार आपका 57 एंड 57 आ रहा है। मतलब आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, 3 बार सेम रिजल्ट आया। इस केस में आपका जो रीडिंग वो सही नहीं है, लेकिन आप क्या कहोगे, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिलायबल है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी है, हर बार सेम आ रहे हैं रिजल्ट, कंसिस्टेंसी है, सेम ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले 52 आया फिर 57 58, नहीं, लेकिन हर बार क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। इस केस में आप कहोगे कि आपके जो स्टडी है, आपका जो रिजल्ट है वो रिलायबल है। सो यहाँ पर रिलायबिलिटी का सिंपल वे में मतलब क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट है। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, appropriateness of interpretation on the basis of test score। आपके जो टेस्ट स्कोर है उसका अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन नहीं होता है रिलायबिलिटी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, के हर बार सेम आए कोई चीज। देन ऑप्शन सी, वेज इन विच पीपल आर सेम। नहीं, हम तो ये देखते हैं कुछ चीजों को टेस्ट परफॉर्म कर देखते हैं, हम पीपल के ये नहीं देखते कि हर पर्सन क्या सेम है क्या नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, रैंक ऑर्डर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक ऑर्डर दे रहे हो, ऐसा नहीं होता। रिलायबिलिटी का मतलब ये देखते हैं हम कि टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हर बार हमारे टेस्ट सेम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो रिलायबिलिटी का सिंपल वे में मतलब होता है कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, कि हर बार आपके रिजल्ट कंसिस्टेंस आ रहे हैं या फिर स्टेबल आ रहे हैं या फिर नहीं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, in an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एक प्राइमरी गोल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल ये होता है कि आइसोलेट करना, आइडेंटिफाई करना इफेक्ट प्रोड्यूस बाय। इफेक्ट कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इफेक्ट दिखाता है, सो वो वेरिएबल होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि ये फाइंड आउट करना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट शो कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जैसे आपको ये डायग्राम देखना है, इस डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इफेक्ट देखते हैं, क्या इफेक्ट दिखा रहा है वो। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसे हम एक्स्ट्रा वेरिएबल भी कहते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं रिसर्चर जिनको अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है। देन कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एज वेल एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन गोल और प्राइमरी गोल यही होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा इफेक्ट दिखा रहा है उसको मेजर करना, उसको आइडेंटिफाई करना। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। अब क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे नेम में ही मीनिंग है, ऐसा क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी आपके पास डेटा होता है वो क्वालिटी बताता है किसी चीज की। और क्वालिटेटिव रिसर्च याद रखिएगा अनस्ट्रक्चर होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी अनस्ट्रक्चर होती है, इसमें आप कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते हो। तो जैसे ऑप्शंस देखते हैं हम वन बाय वन के क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन है। डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है, अनस्ट्रक्चर होती है, तो वो फ्लेक्सिबल होती है, आप किसी भी वे में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि आपको इसी वे में आपको जाना है, आप रैंडमली कोई भी स्टेप परफॉर्म कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप की रिसर्च को परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। देन ऑप्शन बी इंडक्टिव एनालिसिस क्या होता है, आप इंडक्टिव वे से डेटा कलेक्ट करते हो, मतलब आपके जो ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, आपके जो एनालिसिस होते हैं, उसी के बेसिस पर आप क्या करते हो, एक जर्नल थियोरी देते हो, एक जर्नल थियोरी देते हो, थियोरी डेवलप करते हो। सो इंडक्टिव एनालिसिस ये आपके क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी। कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी क्या होती है, कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड। मतलब मान लीजिए आप कोई फिल्म बना रहे और वो इंडियन मूवी है, तो अगर आप इंडियन मूवी को इंडिया में ही लॉन्च करोगे तभी वो मूवी चलेगी, अगर उसी मूवी को आप कोई और कंट्री में लॉन्च करोगे तो वो मूवी तो नहीं चलेगी। मतलब आप ये बताते हो आपका जो भी डेटा है कौन से कॉन्टेक्स्ट से, कौन से बैकग्राउंड से रिलेटेड है। सो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी, जैसे फिल्म है कोई, तो फिल्म में नंबर्स के फॉर्म में कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, आप आपके पास जो भी क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी आपके पास डेटा होता है वो वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। उसी तरीके से कंटेक्स्ट सेंसिटिविटी जो भी होता है ये आपका क्वालिटेटिव रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसमें आप किसी बैकग्राउंड के बेसिस पर एक थ्योरी देते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों भी करेक्ट है। तो यह करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, सेकेंडरी एग्जिस्टिंग डेटा में इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है उन्हें हम कहते हैं, और एग्जिस्टिंग डेटा का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिससे गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती है, सो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा होता है, सो ये आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। देन ऑप्शन बी जनरल आर्टिकल्स क्या होते हैं, जो भी आप रिसर्च अपना वर्क होता है, जो भी रिसर्च का वर्क होता है उसमें जर्नल आर्टिकल्स में आप पब्लिश करते हैं, जर्नल आर्टिकल्स में भी जो डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। देन ऑप्शन सी आर्चीव्ड रिसर्च डेटा। आर्चीव क्या होता है, जिसे हम ओल्ड डेटा कहते हैं, मतलब मान लीजिए कोई टॉपिक से उस पर पुराने रिसर्चर्स ने जो भी रिसर्च की होंगी वो सारा डेटा आर्चीव रिसर्च डेटा में प्रेजेंट होता है, जो ओल्ड डेटा होता है उसे हम कहते हैं आर्चीव रिसर्च डेटा। सो ये भी आपका सेकेंडरी डेटा हो जाएगा क्योंकि ये पब्लिश डेटा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। सो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जर्नल आर्टिकल्स, आर्चिव रिसर्च डेटा, ये तीनों भी आपके सेकेंडरी और एग्जिस्टिंग डेटा का एग्जाम्पल होता है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किसी पर्सन की मंथली सैलरी ये कौन से ऑप्शन का एग्जाम्पल होगी। अब यहाँ पर हमको 4 ऑप्शंस गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑप्शन बी, सी एंड डी तीनों में वेरिएबल आया है वर्ड, लेकिन ऑप्शन ए में वेरिएबल नहीं आया है। सो आपको पहले ये एक आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि पहले जो भी ऑप्शंस आपको थोड़े डिफरेंट लगते हैं उसको आपको कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में, जो पहले जिसको भी आप एलिमिनेट कर सको। जैसे एन एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर बताता है, और एट्रीब्यूट लीडरशिप बताता है। एट्रीब्यूट कोई फीचर बताता है, लेकिन मंथली सैलरी किसी पर्सन का फीचर नहीं बता रही है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ऑब्वियसली इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सी एंड डी में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा। ऑप्शन ए गिवन है कंटिन्यूअस वेरिएबल, ऑप्शन सी डिस्क्रीट एंड ऑप्शन डी इज वेरिएबल। तो याद रखिएगा रिसर्च में आपके दो टाइप के मेन वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है आपका कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड एक होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें हर एक वैल्यू पॉसिबल हो, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.1, 2.2, 2.3। तो ये सारे वैल्यूज पॉसिबल होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल में। एंड डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें 1, 2, 3,
4 5 6 7 ऐसे वैल्यूज पॉसिबल हो। डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जितने वैल्यूज आते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मंथली सैलरी। मंथली सैलरी किसी पर्सन की क्या हो सकती है? 1.1 lakh, 1.1 crores, 1.2 lakh, 1.3 lakh, 1.4 lakhs, 1.8 lakh। सैलरी तो हर एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सैलरीज में हर एक नंबर पॉसिबल हो सकता है, जैसे 1.4 लाख, 1.8 लाख, 1.9 लाख, 2 लाख, 2.3 लाख। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? वैल्यूज आपकी सिर्फ 1 लाख और 2 लाख ऐसे वैल्यू, ऐसी आपकी सैलरी नहीं होती है। 1.1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 1.4 भी हो सकती है। सो आपकी जो मंथली सैलरी है, किसी पर्सन की मंथली सैलरी, ये आपके कंटिन्यूस वेरिएबल का एग्जांपल होंगे जिसमें हर एक वैल्यूज पॉसिबल हो। डिस्क्रीट में सिर्फ 1 टू एक नंबर सिर्फ पॉसिबल होता है, 1 और 2 के बीच में जितने पॉइंट्स में वैल्यूज होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी वेरिएबल। वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चीज वेरी कर रही है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। लेकिन इस क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉट डी। So monthly salary of a person is a continuous variable. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डेटा कलेक्टेड ऑन जेंडर फ्रॉम साइंटिफिक रिपोर्ट्स इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने डेटा कलेक्ट करा ऑन जेंडर फ्रॉम साइंटिफिक रिपोर्ट्स। तो वो कौन सा डेटा होगा? क्या वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा या फिर सैंपल डेटा होगा? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जेंडर, आपने एक डेटा कलेक्ट करा ऑन जेंडर फ्रॉम साइंटिफिक रिपोर्ट्स। याद रखिएगा, रिपोर्ट्स क्या होते हैं? जो इन्वेस्टिगेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, मतलब उसमें इन्वेस्टिगेटेड चीजें होती है जिस पर आपने इन्वेस्टिगेट किया होगा, जिसको आपने एग्जाम किया होगा, एग्जामिन किया होगा, जिसको आपने प्रूव किया होगा। अप्रूवल जो चीजें होते हैं उसको आप अपने रिपोर्ट्स में लिखते हो। साइंटिफिक रिपोर्ट्स क्या होते हैं? जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होते हैं, उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कुछ, और उस रिपोर्ट से आपने डेटा कलेक्ट करा ऑन जेंडर। सो ये आपका डेटा होगा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है? जो आप खुद जनरेट करते हो। यहाँ पर आप खुद जनरेट नहीं कर रहे हो, आप किसी रिपोर्ट से, कोई साइंटिफिक रिपोर्ट से वहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सो ये प्राइमरी डेटा नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, सैंपल डेटा। सैंपल डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो आप सैंपल से कलेक्ट कर रहे हो। आप यहाँ पर सैंपल से डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे हो, किसी साइंटिफिक रिपोर्ट से कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेटा कलेक्ट कर रहे हो किसी साइंटिफिक रिपोर्ट से। रिपोर्ट्स में आपका ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है ऑन जेंडर। सो वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following terms refers to statistical method that can be used to statistically equate groups on a pretest or some other variables? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हम यूज करते हैं किसी ग्रुप को इक्वेट करने के लिए, या फिर किसी ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए। सो वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल तो इस क्वेश्चन का ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ये कोई स्टैटिस्टिकल टर्म नहीं है, स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है। बिकॉज एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, उनको रिसर्च अपने रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सर्वे। सर्वे क्या होता है? एक रिसर्च में डेटा कलेक्शन टूल होता है जिसकी हेल्प से आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सर्वे क्या हो सकते हैं? जैसे क्वेश्चनर करवाकर आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हो, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशंस। सो इन सारे टूल्स के थ्रू आप सर्वे करवाकर आप रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर ये भी सर्वे भी स्टैटिस्टिकल टूल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। यस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है और स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से आप किसी ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हो। तो याद रखिएगा, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, इसको हम एनकोवा भी कहते हैं। एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनकोवा भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस की जगह एनकोवा भी आ सकता है, आपको ये भी याद रखना है, और एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस भी आ सकता है। सो एनकोवा शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होगा एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस। सो एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके यूज से हम किसी ग्रुप को कंपेयर करते हैं या फिर किसी वेरिएबल को कंपेयर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ covariance. And thank you for watching this video. Good luck with your preparations.